हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़े इंटरेस्टिंग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। राइट, नर्स्ट इक्वेशन शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज तो बता दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रोड हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में है, लाइक वहां पे आपने मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया है और जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और इनके अगर आप कोई गैसियस इलेक्ट्रोड लेते हो तो मान लो वहां पे गैस का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आप उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल सकते हो। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट राउंड पे, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपके पास आपने एक मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया है और वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। आपने जो मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया है, द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो फिर ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, ये चीज आपको समझनी है। तो जैसे मान लो यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने इस इलेक्ट्रोड को लिया है जहां पे मेटल को उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करा है एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप इस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन की इक्वेशन यहां पे ले लो। तो ये मैंने रिडक्शन की इक्वेशन ले ली है, मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये अपने मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये रिडक्शन की इक्वेशन यहां पे मैंने ले ली है। कंडीशन क्या है कि यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिस इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। अब ऐसा कोई इलेक्ट्रोड है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो निकालोगे नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन दी गई थी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को आप ऐसे लिखोगे ना, मेटल आयन टू मेटल, दिस विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसी का लेना है, या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ले सकते हैं, माइनस RT अपॉन NF log बेस E कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बड़ी सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप याद रखो, ये हमेशा काम में आएगा। या फिर इसकी जगह आप ले सकते हैं रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, और इसी जगह क्या ले सकते हो, रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, या आप ले सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इससे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यूज यहां पे प्लेस कर लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, जो भी है ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगी, माइनस लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लो तो 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 आपने लेना है, अपॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिडक्शन, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में यूज हो रहे हैं ये n की वैल्यू हो जाती है, इनटू, और f फैराडे कांस्टेंट है 96,500, ठीक है, लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये जो रिडक्शन की इक्वेशन यहां पे आपके सामने दिख रही है, इसमें प्रोडक्ट क्या है, मेटल इन सॉलिड फॉर्म, रिएक्टेंट क्या है, मेटल इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मेटल इन सॉलिड फॉर्म आप यहां पे ये ले लें, सॉलिड मेटल, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेटल आयन की जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्वेशन बन गई, सिंपल सी चीज है। या फिर आप इसको कैसे ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू द E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये हो गया, माइनस, अब ये जो पूरा फैक्टर है बेटा जी, ये देखिए ये पूरा फैक्टर, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 0.0591 अपॉन n लॉग मेटल की सॉलिड में कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं 1, ठीक है, तो ये सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अभी देखिए बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन आपने बना लिया। ये जो इक्वेशन मैंने यहां पे आपके लिए बनाई है, दिस इक्वेशन, अब इसको 1 2 3 4 कोई भी नंबर लिख लो, समझने की बात है, चलो 1 कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये बड़े काम की इक्वेशन है, इसको आप कह सकते हो नर्स्ट इक्वेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने मैंने बना दी, ठीक है। तो मैं यूज भी दिखा देता हूं उसका। मान लो एक क्वेश्चन भी इसी के साथ, मान लो कि एक इलेक्ट्रोड है, और कैसा इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल सिंपल सा तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, बिल्कुल उसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। Fe+2 Fe, ये इलेक्ट्रोड है, और यहां पे Fe जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। ये इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है, आयरन का इलेक्ट्रोड है, आयरन की रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m गिवन है, और यहां पे आपको इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। गिवन है
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe, दिस इज गिवन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe, दिस इज -0.44 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब आप देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड, वेयर द कंसंट्रेशन इज 0.1 m। अब ये नस्ट इक्वेशन को यूज करके आपको आयरन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखो इसमें कुछ भी रखने वाली चीज नहीं है। देखो ये सारी वैल्यू यहां पे आप अप्लाई कर लो, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन Fe+2/Fe, ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन, दैट इज -0.44 -0.0591 अपॉन n क्या लोगे। अगर आप आयरन का रिडक्शन कर दें तो Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके Fe बनता है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में यूज हो रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो ये 2 हो गया। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड 1 ही लेनी है आपको हमेशा, तो अगर ये आयरन सॉलिड फॉर्म में यहां पे लोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई, और आयरन इन एक्वस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.1, तो ये वैल्यू आप यहां पे लगा ली 0.1। ठीक है, 0.1। अब इसको बेटा जी आप सिंप्लीफाई कर दो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो सिंपल सी बात है कि आपको मिल जाएगा 0.44 माइनस ये 0.1 अपॉन 0.1, log 10 1 की 1 हो जाता है, तो ये वैल्यू आप सॉल्व कर ले, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 0.0295 अपॉन 2 कर देना, सिंपल डिवाइड करके, और इसको ऐड करके आ जाएगा -0.4695 वोल्ट। ये आ गया, कुछ भी इसके अंदर नहीं रखना है, डायरेक्ट आपने नस्ट इक्वेशन पढ़ी है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, और मैंने इसको आयरन इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करके आपको दिखा दिया इसको कैसे यूज करते हैं। कहीं भी लगा लो, इसमें कुछ भी नहीं रखना है भाई, ये सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी इसके अंदर एक पॉइंट भी आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये जो बात हो गई नस्ट इक्वेशन की, कब अप्लाई करनी है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। ठीक है, अब इस नस्ट इक्वेशन के कई सारे यूज हैं, वन बाय वन हम इन सारे एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन यूज दिस नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप जरा देखें यहाँ पे, ये पॉइंट क्लियर है सबको, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब आप देखिए ये जो नस्ट इक्वेशन आपने बनाई है, दिस नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि नस्ट इक्वेशन को आप सेल पोटेंशियल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी कोई भी चीज आपको लर्न नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना, बड़े आराम से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बिना रटे। अब देखिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, और पहला एप्लीकेशन है ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, क्या निकालना है आपको, ईएमएफ ऑफ द सेल। कैसे निकालोगे, आप कोई भी एक इलेक्ट्रोड ले लो जो आपका मन करे, सॉरी एक सेल ले लो जो आपका मन करे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल ले रखी है, अब देखिए जिंक टू जिंक आयन, यहां कॉन्सेंट्रेशन मैंने C1 ले ली है, एंड C1 याद रखिए द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, कुछ भी है 1 मोलर नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी साइड का इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, और मान लीजिए कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन मैंने C2 ले रखी है, राइट। ये आपके पास सेल यहां पे बनी हुई है, कुछ भी इसके अंदर रखना नहीं है। ठीक है, अब आप देखें ये जो सेल बनी है, इसको आप सबसे पहला काम तो ये कर दो, किसी भी सेल के लिए अगर आप सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसकी सेल रिएक्शन लिख लें, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो इसके अगर हम सेल रिएक्शन यहां पे मेंशन करें तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में with the elimination of 2 electron, and copper ion after adding 2 electrons will convert into copper। ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल है, आपने कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स आउट जिंक आयन प्लस कॉपर। जहां पे जिंक है ये सॉलिड फॉर्म में है, जहां पे आयन है ये एक्वस है, सॉल्यूशन के अंदर है, ये आयन एक्वस है, सॉल्यूशन में है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये आपकी सेल रिएक्शन बन गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो जैसे आपने नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई की थी, द सेम यू कैन डू फॉर द सेल। कैसे, अब देखो, अब यहां पे जहां पे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया था वहां पे मैं लिख दूंगा ई सेल, बिल्कुल सेम है, रटना नहीं है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग मैंने क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो मैं लिखता हूं उसको। ठीक है, अगर हम इसको यहां पे अप्लाई कर दें तो ये हमारे लिए इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करके, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, माइनस 0.0591 अपॉन n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिडक्शन में कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, आप उस वैल्यू का एलसीएम ले लेना,
ठीक है, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, कभी गलत नहीं होगा, राइट। और यहां पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, तो कॉपर सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती, इग्नोर कर दो। प्रोडक्ट में आपके पास जिंक आयन है, रिएक्टेंट में आपके पास कॉपर आयन है, तो हम यहां पे ले लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, याद ध्यान रखना। और यहां पे एक बात और भी है, जब भी आप सेल रिएक्शन बनाएंगे तो जो भी कोफिशिएंट यहां पे यूज होंगे इन आयन के आगे, जिसको आप यहां पे यूज कर रहे हैं, उन कोफिशिएंट्स की यहां पे आपको पावर प्लेस करनी है। अब यहां पे फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं, 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो लिखता नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई सेल ईएमएफ ऑफ सेल निकालने की, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की, सॉरी सेल की, जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। अब ये जहां पे मैंने C1 C2 लिखा है, आप इसको रिप्लेस करके C1 C2 प्लेस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये बन जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, देखो C1 और कॉपर के C2, तो लॉग आप कर सकते हो C1 बाई C2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, और ये बात जरूर याद रखना, जब भी आप सेल रिएक्शन बनाना, तो जो भी आयंस की आगे कोफिशिएंट लगा होगा, जो भी लगा होगा, ठीक है, अगर कोफिशिएंट है तो उसकी पावर आपको अकॉर्डिंगली यहां पे प्लेस करनी है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल अप्रोच आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि जैसा मैंने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, तो सेम वे मैंने यहां पे सेल का सेल पोटेंशियल यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, पक्का। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाओ, आप किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कोरिलेट करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर रटना कुछ भी नहीं भाई, ये ध्यान से आप समझना। तो अभी आपने देखा सेकंड एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे कोरिलेट करेंगे, ठीक है, इसके साथ। अब देखिए जरा, अभी मैंने यहां पे सेल रिएक्शन लिखा था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और मैंने क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सबसे सिंपल चीज है जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ठीक है। कई बार बच्चे वो रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखो, सेल रिएक्शन लिखोगे तुम्हारे प्रोडक्ट में दिखेगा क्या है, रिएक्टेंट में क्या है, सीधे कॉपी कर दो, जो सॉलिड है उनको इग्नोर कर देना, बाकी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही आपको लगाना बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। अब आप देखो, ये मैंने सेल की इक्वेशन बना ली। अब अगर कोई सेल ऐसी है जो इक्विलिब्रियम पे है, तो ये ध्यान रखें, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल होता है, ये 0 हो जाता है। तो अगर हम ई सेल की वैल्यू 0 कर दें, तो हमारी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, लाइक इक्वेशन नंबर 1, तो इट बिकम्स लाइक E naught cell standard cell potential, this becomes equal to 0.0591 upon n log concentration of product upon concentration of reactant। ऐसी बन जाती है कुछ इस टाइप की, ठीक है। या फिर ये आपको बात ये आपने पढ़ी है पहले भी, और नहीं पढ़ी तो आप ये याद कर दो कि इक्विलिब्रियम पे concentration of product upon reactant, ये जो फैक्टर होता है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस फैक्टर को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, दिस कैन बी टेकन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने आ गई, जिसमें आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोरिलेट कर दिया। लेट इट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक बात और है, आप चाहे तो इस इक्वेशन को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.0591 ये कहां से आया था, नस्ट इक्वेशन से, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और E नॉट सेल, ध्यान देखना, E नॉट सेल दिस कैन बी टेकन एज 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है। ये जो फैक्टर था 2.303 RT अपॉन F, इसी को सिंप्लीफाई करके ये वाली वैल्यू लाई गई थी, तो इसको हम एक्सपेंड कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी log Kc। तो ये इक्वेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब आप देखिए इक्वेशन 2 या 3 जो मैंने यहां पे मेंशन करा है, इसमें मैंने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोरिलेट कर दिया, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया जहां पे मैंने सेल पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोरिलेट किया है, ठीक है। अब जरा बच्चे थर्ड एप्लीकेशन आप देख लो,
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड एप्लीकेशन है स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल से रिलेटेड। स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, ठीक है, इसका मतलब फ्री एनर्जी, सेल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। फ्री एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है डेल्टा जी। और ये बात आप याद कर लें, अगर आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स में, तो आप याद कर लो कि किसी भी प्रोसेस के लिए, अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो ये समझ ले कि किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तभी वो प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। यानी कोई भी प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होता है जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और आप यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क आप उसको मान सकते हैं, तो उसको हम किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपको डेल्टा जी को ईएमएफ के साथ कोरिलेट करना है तो बड़ा सिंपल सा यहां पे लॉजिक है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, देखें आप, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर कोई रटना नहीं है, दिस विल बी इक्वल टू द एनएफई एंड दिस इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। डिक्रीज क्यों? क्योंकि जब फ्री एनर्जी घटेगी तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ठीक है, कुछ भी नहीं रखना बच्चे, ठीक है। फ्री एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा जी से। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि एनएफई इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई। और ये जो ई है ये क्या है? ई सेल। तो बिल्कुल यहां पे कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपने फ्री एनर्जी को सेल पोटेंशियल के साथ कोरिलेट कर दिया। और मान लो सपोज कि आपके पास जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। मान लीजिए इलेक्ट्रोड आपने स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रखे हैं, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोड्स आर इन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसकी 1 मोलर के बराबर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि जो ई सेल है ये ई नॉट सेल बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो बोलने के पैसे हैं बेटा, छपा तो किताब में भी है। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि यहां पे आपने ई सेल लिया है नस्ट इक्वेशन का। मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में है, मतलब इलेक्ट्रोड्स को आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया है और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन उसको 1 मोलर रखा है। ऐसी कंडीशन में ई सेल की जगह आपको ई नॉट सेल मिल जाएगा, एंड इन दैट केस you will get delta G naught standard free energy change equal to minus NF E naught cell, ठीक है। बिल्कुल कोई भी चीज यहां पे रटनी नहीं बच्चे आपको, ये बात ध्यान से समझ लेना, कुछ भी नहीं रटना आपको, या आप इक्वेशन 2 मान लो। तो अगर आपके पास E सेल है आप डेल्टा G ले लेना, अगर E नॉट सेल है तो डेल्टा G नॉट यहां पे मिल जाएगा। डेल्टा G मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी और डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। और याद रखें कोई भी प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर आपके पास ई नॉट सेल है तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, आप फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, देखिए इस फ्री एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के साथ कोरिलेट करें तो कैसा रिश्ता बन जाएगा, ध्यान से देखना। सब कुछ यहां बोर्ड पे ही लिखा हुआ है तो इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूं। आप देखें अभी आपने इक्वेशन लिखा था ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc, ठीक है। और डेल्टा जी इक्वल टू, अभी डेल्टा जी नॉट आपने लिया माइनस NF ई नॉट। तो अगर हम ई नॉट की ये वाली वैल्यू यहां प्लेस कर दें ऊपर, आप देखिए रटना नहीं है, किसका रिलेशन है? डेल्टा जी नॉट का Kc के साथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा जी नॉट वाली वैल्यू, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू था, सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर रख दें, ठीक है। हिंदी यार बड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ, और ई नॉट की जगह आप ये पूरा प्लेस कर दो तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, रखना नहीं है, मैंने ई नॉट सेल उठा के ऊपर प्लेस कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। अब देखो ये वाला एन एफ इससे उड़ा दो तो इक्वेशन आपकी आ गई डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये बहुत ही काम की इक्वेशन है बेटा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है तो यहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जनरली मैंने आपको अभी नस्ट इक्वेशन और उसके सबसे कॉमन जो 4 एप्लीकेशंस थे वो डिस्कस किए 1 by 1, ठीक है।
इन सब के क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखना, सारे इक्वेशंस सारे बहुत काम किए हैं, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो नेक्स्ट बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और यहां कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना। थैंक यू।